जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल संस्थान के YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे सही सलामत होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे 17 अप्रैल को टारगेट करते हुए। तो उसी से संबंधित आज हम लोग बायोलॉजी क्लास का दूसरा लेक्चर, और शनिवार के लिए क्षमा चाहेंगे, हम लोग फ्राइडे को पहला क्लास लेकर के आए थे और शनिवार को किसी कारण बस क्लास नहीं हो पाया था। आज से वो कंटिन्यू चलेगा, लगातार चलेगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? ब्रिक यानी किडनी, यकृत, फेफड़ा या मस्तिष्क? उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिए होंगे तो वो इसका आंसर करेंगे ब्रिक यानी किडनी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ब्रिक यानी किडनी। देखिए, ब्रिक के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग नेफ्रोलॉजी। ब्रिक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजी। इसका जो एक इकाई होगा यानी जो ब्रिक है उसके एक इकाई को, एक कोशिका को नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन बोला जाता है। और ये हम जानते हैं कि हमारे शरीर में किडनी की संख्या 2 होती है और प्रत्येक एक किडनी में लगभग 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। अगर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो नेफ्रॉन को 2 भाग में बांटा जाता है। देखिए, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। यहीं पे इधर से एफरेंट आर्टियोल के द्वारा आपका ब्लड आएगा और यहां पे कैपिलरी का गुच्छा बना देगा और यहां से फिर एफरेंट आर्टियोल बाहर निकल जाता है। यहीं से ब्लड आपका छनता है इसमें। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। और ये जो देख रहा है ये सी लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है बोमेन संपुट। इसी को बोलते हैं हम लोग बोमेन संपुट। और ये बोमेन संपुट से एक क्वेश्चन और आता है कि इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है सी आकार का। और इसमें ये जो पहला टेढ़ा हमारा स्ट्रक्चर है ये बोमेन संपुट से लगा हुआ, इसको बोलते हैं पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पे देखते हैं ऐसे एक स्ट्रक्चर आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले यानी हेनले का लूप। हेनले का लूप ऑफ हेनले। और ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसमें दोस्तों देखिए क्या होता है, ब्लड के माध्यम से ये जो धमनी है जिसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, यहां से रक्त आएगा और रक्त में से यहां पे छनेगा। सिर्फ प्रोटीन को छोड़ करके बाकी चीज छन जाता है, लेकिन बाकी चीज को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें अभी भी बहुत सारे चीज जो है वो जरूरत का है। तो यहां से फिर से रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी में, हेनले का लूप में, डीसीटी में। यहां से सारा छनने के बाद ये जो लाइन देख रहे हैं यहां पे, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहित नलिका। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संग्राहित नलिका। तो यहां आते आते
पेशाब का निर्माण हो जाता है, यानी मूत्र का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मूत्र का निर्माण किडनी में कहां पे होगा, तो संग्राहित नलिका में। तो यही होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि वुमेन संपुट का संबंध किससे है, तो क्या हो जाएगा, किडनी। अगर कोशिका पूछता तो आंसर देते नेफ्रॉन। अगर तंत्र पूछता कि मतलब किस चीज से, पाचन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, या किस तंत्र से संबंधित है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जवाब देंगे हम लोग उत्सर्जन तंत्र। अगर यहीं पे ऑप्शन होता श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, तो आंसर होता उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है क्या, वुमेन संपुट। एक चीज और बोलना चाहेंगे, यहां से जब भी क्वेश्चन देता है तो इस पे वुमेन संपुट और लूप ऑफ हेनले, यानी हेनले का लूप, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि हेनले का लूप या लूप ऑफ हेनले का संबंध किससे है, तो नेफ्रॉन से, यानी ब्रिक से। वुमेन संपुट का संबंध किससे है, तो आप ऑप्शन रहेगा ब्रिक तो ब्रिक करना है, अगर नेफ्रॉन रहेगा तो नेफ्रॉन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन यानी राइबोफ्लोविन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम से देखिए हर बार क्वेश्चन आता है, तो हम लोग हर क्लास में अलग अलग रासायनिक नाम को लाते जाएंगे और बारी एक एक करके हम लोग सारे रासायनिक नाम को आसानी से याद कर लेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोग रासायनिक नाम लेकर के आए थे। तो देखिए राइबोफ्लोविन का बीट, इसमें देखिए ऑप्शन में विटामिन B1, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। विटामिन E का नाम टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन E को ही बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। पिछले क्लास में बताया थे कि विटामिन B1 का नाम है, रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, बेरी। देखिए कैसे याद करना, ब्यूटी विटामिन। अगर किसी का ब्यूटी अच्छा नहीं है तो हम उसको टोकते हैं, तो उस तरीके से याद कर लेना है कि ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं, टोकोफेरोल को, और टोकोफेरोल किसको बोला जाता है, विटामिन E को। विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। विटामिन B4 होता नहीं है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। B8 होगा नहीं। विटामिन B9 का मैलिक या फॉलिक, और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करता है। निम्न में से कौन सा ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन, देखिए क्वेश्चन है थाइमोसिन हार्मोन, निम्न में से कौन सा ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो यहां तो देखिए नाम से ही पकड़ा जाएगा, थाइमोसिन यानी थाइमस जैसा लग रहा है, तो ये हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये टोटल 9 होते हैं। मस्तिष्क में बताए थे कि 3 होता है। एक हो गया हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये है आपका पीयूष, और यहां पे होता है पिनियल। गले में 2 होता है, एक थायराइड और एक पैराथायराइड। हम लोग देखिए जिसका बात कर रहे हैं थाइमस, ये आपके चेस्ट वाले पार्ट में, यहां पे थाइमस, चेस्ट वाले पार्ट पे
यहां पे होता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि ये जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये थाइमस ग्रंथि क्या होता है, सिकुड़ते जाता है। और थाइमस ग्रंथि का देखिए काम क्या है, आप लोग पढ़े होंगे कि जितने भी ब्लड सेल है, जितने भी ब्लड सेल है वो कहां पे बनता है, बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में। जितने भी ब्लड सेल है यानी ब्लड की कोशिका है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट, इसका निर्माण कहां पे होता है, आपका अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। तो उसमें एक बात करेंगे, ये जानते होंगे कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, रोगों से लड़ने का क्षमता होता है इसमें, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके पास होता है, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी में एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। देखिए ये दोनों का भी निर्माण होगा यहीं पे, कहां पे, बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। लेकिन उसमें से जो टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट तो बनता भी यहीं पे है और बड़ा भी मैच्योर यहीं पे हो जाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और ये इसको बड़ा होने के लिए जाना पड़ता है थाइमस के पास। अब देखिए हम बताएं कि जैसे जैसे थाइमस, जैसे एक एज तक तो ये थाइमस बड़ा रहेगा कि आपका बचपन में ये कम है, 25 से 30 साल की एज में ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है, लेकिन बाद में 60 से 65 साल आते आते ये थाइमस ग्रंथि सिकुड़ जाता है, यानी बहुत छोटा हो जाता है। तो टी लिम्फोसाइट का तो निर्माण हो रहा है या बोन मैरो में, और ये बड़ा होने यानी मैच्योर होने कहां पे जाता है, थाइमस के पास। लेकिन थाइमस 60 से 65 साल के एज में क्या होता है, ये सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। तो टी लिम्फोसाइट का तो बनना जारी रहता है बुढ़ापे में भी, लेकिन ये मैच्योर नहीं हो पाता है, बड़ा नहीं हो पाता है। तो जब बड़ा नहीं होगा तो वो रोग से कैसे लड़ पाएगा। तो इसी कारण होता है कि बुढ़ापे में रोग से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा थाइमस से कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है या कौन सा ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो आपके एज बढ़ने के साथ साथ वो ग्रंथि सिकुड़ते जाती है या कम होते जाती है। तो आंसर क्या करना है आपको, थाइमस। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए, इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए रोग से लड़ने का क्षमता किसके पास होता है, डब्ल्यूबीसी का, और जितने भी ब्लड सेल है उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार देखे पढ़िएगा आगे, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, ईसाइनोफिल्स, एक होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। उसमें जो लिम्फोसाइट है ये लिख देते हैं यहाँ पे, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों का भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन बी लिम्फोसाइट का निर्माण यहीं पे होता है और ये यहीं पे खा पी करके बड़ा हो जाता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट का निर्माण यहाँ पे होगा और इसको बड़ा होने के लिए थाइमस ग्लैंड के पास जाना पड़ता है। लेकिन थाइमस ग्लैंड क्या हो चुका है, बुढ़ापे में ये सिकुड़ चुका है, छोटा हो चुका है, जिससे क्या होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बुढ़ापे में कम हो जाती है। और थायराइड ग्लैंड, थायराइड जानते हैं कि यहाँ पे आपके गले में होता है थायराइड, ये है आपका थायराइड। थायराइड से क्वेश्चन पूछता है कि ये जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि टोटल 9 होते हैं। मस्तिष्क में 3, हाइपोथैलेमस, पीयूष, पिनियल, गला में 2, एक थायराइड और यहीं पे पैराथायराइड। छठा बताएं थाइमस। थाइमस के बाद यहाँ पे एक पत्ते के आकार का होता है अग्नाशय, जिसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। दोनों साइड पे ऐसे ब्रिक होता है और ब्रिक के ऊपर ही लगा रहता है अधिब्रिक, और एक होता है गोनैड यानी लैंगिक जनन ग्रंथि। ये टोटल 9 होते हैं। ये 9 में सबसे बड़ा जो होता है, यानी सबसे बड़ा अगर पूछे अंतःस्रावी ग्रंथि तो आंसर क्या करना है, थायराइड। लेकिन अगर शरीर का पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत। और यकृत वो अंतःस्रावी नहीं बहिस्रावी है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि अगर पूछ देगा तो क्या आंसर हो जाएगा, यकृत।
सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। लेकिन जब पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा कौन है, यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आंसर क्या करना है, थायराइड। थायराइड से एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये किस आकार का होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एच आकार का दिखता है। तो पूछेगा कि एच आकार की ग्रंथि कौन है, तो थायराइड। इसका एनाटॉमी करने पे ये तितली के आकार का यानी बटरफ्लाई आकार का भी दिखता है, तो इसलिए तितली के आकार का ग्रंथि भी क्या हो जाएगा, थायराइड। और पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि ये यहाँ पे देखते हैं, ये है थायराइड और उसी से ऐसे लगा हुआ रहता है पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं, जितने भी अदर ग्लैंड है उसको कंट्रोल करने का। थाइमस के बारे में हम लोग जिक्र किए। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि ये वृक्क के ऊपर होता है और ये इमरजेंसी के टाइम में निकलता है, जब आप मुश्किल में हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड के अलावा इसका एक निकनेम भी है 3F ग्लैंड और 4S ग्लैंड। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चों को समझ में आ रहा है वो लाइक करना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं उनको एक नंबर, ये इस नंबर पे 7209778593 इस पे कांटेक्ट कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन जहां जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है साइटोन, साइनेप्स, एक्सोन, डेंड्राइट्स। देखिए दो न्यूरॉन जहां जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो पहले तो न्यूरॉन होता क्या है, तो न्यूरॉन क्या होता है, आपका जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम, उसके एक इकाई को यानी उसका जितना भी तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर में, नर्वस सिस्टम, वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है। और इसका देखेंगे डायग्राम, न्यूरॉन दिखता कैसे है, तो वो इस टाइप का, वो इस टाइप का दिखेगा, बीच में केंद्रक होगा। देखिए इस वाले भाग को यानी ये आगे का जो भाग है इसको बोला जाता है सेल बॉडी, इसको बोलेंगे सेल बॉडी। इसी का दूसरा नाम है साइटोन, इसी का तीसरा नाम है सोमा। यानी कहने का मतलब ये जो आगे इतना दूर है जहां पे केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसको तीन नामों से जाना जाता है। एक हो गया सेल बॉडी, दूसरा हो गया साइटोन और तीसरा हो गया सोमा। और जानते होंगे कि ये जो ऐसे पूंछ लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सोन, हिंदी में एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन। और ये जो निकला हुआ स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो डेंड्राइट है ये इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, एक्सोन्स हो गया ये, और ये साइनेप्स। अब बच्चों ये पूरे नर्वस सिस्टम में ये एक ही न्यूरॉन तो नहीं होगा, ये एक न्यूरॉन है तो उसके पीछे एक न्यूरॉन यहाँ पे भी ऐसे लगा हुआ होगा, ऐसे आगे। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो ये गैप जो है इसी को बोला जाता है साइनेप्स। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, दो न्यूरॉन जहां जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइनेप्स। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। दो न्यूरॉन जहां जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, साइनेप्स। साइटोन किसको कहेंगे, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेल बॉडी, सेल बॉडी को ही साइटोन बोला जाता है और सोमा बोला जाता है। एक्सोन, ये पूंछ लाइक स्ट्रक्चर जो हो गया एक्सोन, और इसके ऊपर एक प्रोटीन लगा रहता है जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। इस पे एक प्रोटीन लगा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आगे निकला हुआ रहेगा सेल बॉडी से जो अटैच रहेगा उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी है? रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी है? देखिए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन है 29, 26, 31, 33। आपका देखिए ये ऐसे ब्रेन होता है और ब्रेन से ऐसे लगा हुआ रहता है एक नस जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल नर्व। अब इसी को ढकने के लिए, इसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके ऊपर रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रे ऐसे लगा हुआ रहता है। कुछ अलग अलग कलर से बना रहे हैं इसमें। देखिए ये इसकी जो टोटल संख्या होती है ये 26 होता है। ये 26 में ऊपर में ये जो 5 बनाए हैं अलग कलर से, तो ये 5 जो संख्या होता है इसको बोलते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल यहां पे जो संख्या बनाए होंगे ये है टोटल 12, इसको बोलते हैं थोरैसिक। थोरैसिक उसके नीचे यहां पे 5 बोन और होंगे, 5, इसको बोला जाता है लंबर। लंबर एक यहां पे बोन होगा ऐसे थोड़ा सा चौड़ा, ये एक होगा जिसको बोलेंगे सैक्रम। सैक्रम, सैक्रम। और एक और बोन होगा यहां पे, ये भी इसका संख्या 1 होता है जिसको बोलते हैं कॉकिस। कॉकिस इसी को टेल बोन भी बोलते हैं यानी पूंछ वाला बोन, टेल बोन। देखिए बच्चों तो कैसे याद रखना है, ये आपका मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक नस नीचे की ओर जाएगा, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये रीढ़ की हड्डी यानी जिसको बोलते हैं वर्टिब्रे ये होता है। और ये टोटल संख्या में यानी वयस्क मनुष्य की संख्या में टोटल होते हैं 26। इसमें देखिए पहला जो बोन होगा ये होगा सर्वाइकल। सॉरी यहां पे देखिए ये 5 नहीं, यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसकी संख्या टोटल 7 होती है। ये यहां पे 7 कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया। ये सर्वाइकल की संख्या टोटल कितना होता है 7, लंबर की संख्या 5। देखिए 7 और 5 जोड़िएगा तो बीच में हो जाएगा 12। तो देखिए टोटल सर्वाइकल की संख्या 7, थोरैसिक की संख्या 12, लंबर की संख्या 5, तो 12 और ये दोनों जोड़ करके 12, टोटल कितने हो गए 24। सैक्रम ये हो गया 1 यानी 25 और कॉकस हो गया 1, 26। लेकिन बचपन में इससे देखिए बहुत बार क्वेश्चन कहीं कहीं पे 33 भी देखे होंगे, तो 26 और 33 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 31 क्या है। तो देखिए ये तीनों का हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। 26 और 33 जो है ये यहां पे हड्डी का जिक्र कर रहा है, उसका आंसर होगा या तो 26 होता है या 33 होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि 26 कब होगा और 33 कब होगा। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो इस क्लास के माध्यम से हम चाहते हैं कि उसका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि 26 कब आंसर करना है और 33 कब करना है। देखिए बच्चा जब होगा यानी बच्चे में ये इधर हम लिख लेते हैं बच्चा, और ये जो लिखा है वो एडल्ट यानी वयस्क में। वयस्क में टोटल संख्या कैसे है 7, 5, 12, 12, 12, 24, 1, 25 और 1, 26। देखिए बच्चे में क्या होगा, ये जो सर्वाइकल है ये भी 7 रहते हैं, ये जो थोरैसिक है इसका संख्या 12 रहता है, ये जो लंबर है लंबर का भी 5 रहता है,
लेकिन सैक्रम ये बचपन में क्या होता है, ये 5 रहते हैं, और आपका जो टेल बोन है ये होता है 4। अब सबको जोड़िएगा तो देखिए 7 5 12, 12 12 24, 24 4 28, और 28 और 5 33। तो बचपन में अगर पूछे बच्चे में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, 33, और बड़े में ये हो जाएगा 26। इसको ऐड कीजिएगा तो ये टोटल आ जाएगा 26। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों में अंतर समझ में आया होगा कि 26 कब होगा और 33 कब होगा। आप लोग पढ़े होंगे ना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके शरीर में 300 से ज्यादा हड्डी होता है, फिर बाद में बहुत सारे बोन जो है ज्वाइंट होकर के बड़े होने पे ये 300 से ज्यादा रहते हैं, फिर बड़े होने पर ये 206 हड्डी हो जाता है। तो क्यों होता है, बहुत सारे हड्डी जुड़ करके ही, मतलब बहुत सारे हड्डी जुड़ करके, मतलब 4-5 हड्डी जुड़ करके एक बन गया, तो यानी संख्या कमते गया। यहीं पे देख रहे हैं कि ये 33 था और कम होकर के 26 हो गया, तो 7 बोन तो यहीं पे अंतर पता चल रहा होगा कि 7 बोन यहीं पे कम हो गया है। क्या बच्चों समझ में आ रहा है ये? 7 हड्डी तो देखिए यहीं पे देखिए 33 था बचपन में और कम होकर के 26 हो गया, तो 7 हड्डी तो हम यहीं पे गिनवा दिए कि जो 300 से ज्यादा था वो 206 कैसे हो गया। यहां पे देखिए क्वेश्चन और क्या बन सकता है, अगर डिफिकल्ट लेवल में जाएगा तो पूछेगा कि बचपन में यानी बच्चे में जो टेल बोन है वो कितना रहता है, तो 4 होता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो कॉकस है ये कितने हड्डी से मिलकर बना हुआ है, तो 4 हड्डी से। ये सैक्रम जो है वो कितने हड्डी से मिलकर बना हुआ है, तो 5 हड्डी से। अब देखिए कहीं कहीं पे ये बच्चा कंफ्यूज होता है कि 33 31 कहां पे होगा, तो 31 हड्डी का संख्या कहीं पे नहीं होता है, हड्डी वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। ये 31 कहां पे होगा, इसको अलग कलर से ले लेते हैं, चलिए इस कलर से। ये जो 31 होता है, ये वाला जो नस जो बताए मेरु रज्जु जो अंदर है, उसी में से नस तो अब जानते हो कि यहीं से नहीं गुजरा है, ये सिर्फ मेरु रज्जु से नहीं गुजरा, मेरु रज्जु से ही बहुत सारा नस जुड़ा हुआ रहता है, जो आपके हाथ के पास गया, यहां से निकल करके दूसरे ऑर्गन के पास गया, पैर में गया, मतलब यहां से निकल करके ऐसे पैर में गया होगा, कुछ ऐसे बॉडी के पास ऐसे गया होगा, ये गया होगा, ये गया होगा, इस तरह से बहुत सारे हाथ में गया होगा ये। तो ये जो नस की संख्या होता है ये होता है 31 जोड़ा, और वो 31 में नहीं होता है, वो 31 जोड़ा में होता है। ये 31 क्या होगा, ये नस की संख्या, और ये जो 26 और जो 33 लिखवा है ये हड्डी का संख्या। 33 कब होगा, बच्चे में, और बड़ा होने पे क्या हो जाएगा, 26। अब डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ पे कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन और रहता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी है, तो अगर वहां पे 26 भी है 33 भी है तो 26 टिक आउट करना है। सिर्फ बच्चा बोल दिया तो 26 का भी आंसर नहीं होगा, बच्चा जब बोल दिया तो 33 ही आंसर होगा। जब बड़ा बोल दिया तो किसी हाल में 33 को टिक आउट नहीं करेंगे, जब बड़ा बोल दिया यानी वयस्क बोल दिया तो 26 को ही आंसर करना है। लेकिन सिर्फ पूछ दिया मनुष्य का, वहां पे 26 दिया हुआ है तो 26 को टिक आउट कर देंगे। 26 नहीं दिया हुआ है, अगर 33 दिया हुआ है, 29 31 33 34, तो टिक आउट किसको करना है, 33 को, क्योंकि वहां पे मनुष्य बोला है और 26 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मनुष्य बच्चा भी क्या है, मनुष्य ही है, तो वहां पे भी 33 को टिक आउट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे में देखते हैं वो यहां से सॉल्व हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंतु की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल निम्न में से किसका बना होता है? जंतु की कोशिका भित्ति सेल वॉल निम्न में से किसका बना होता है? ऑप्शन है सेलुलोज का, ग्लैक्टोज का, ग्लैक्टोन्स का, पेप्टिडोग्लाइकोन का, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिए। जंतु की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसका बना होता है? तो देखिए सेलुलोज, ग्लैक्टोन्स, पेप्टिडोग्लाइकोन्स। बच्चों हम बताए होंगे कि जो जंतु कोशिका है इसका बाहरी भित्ति सेल वॉल ना होता है, ये कोशिका झिल्ली होता है। ये जंतु में कोशिका भित्ति पाया ही नहीं जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। चलिए देखिए इसको क्लियर कर देते हैं। कोई भी ये सेल है
ये कोशिका है, तो कोशिका के बाहर ये जो परत हो गया और इसके बाहर का एक और परत बनाते हैं। तो सबसे बाहरी जो परत होता है किसी भी सेल का, उसको बोलते हैं सेल वॉल, उसको बोलते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। दूसरा जो परत होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये दो होता है, जिसमें से मनुष्य में ये सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है। मनुष्य में सेल वॉल पाया ही नहीं जाएगा। मनुष्य में पूछेगा कि जंतु में जो बाहरी कोशिका होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में सबसे बाहरी जो परत होगा, जो झिल्ली होगा, वो सेल वॉल होगा, और सेल मेम्ब्रेन उसमें दूसरी परत हो जाएगा। अब देखिए सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है, सेलुलोज, ये प्लांट में यानी जितने भी पौधे हैं उसका जो सेल वॉल होगा यानी बाहर का जो परत होगा वो किससे मिलकर बना होगा, सेलुलोज का। ग्लैक्टोन्स, देखिए ग्लैक्टोन्स, ये एल्गी, एल्गी यानी शैवाल। पूछेगा कि शैवाल का जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति वो किसका बना होता है, तो ग्लैक्टोन्स का। पेप्टिडोग्लाइकोन, पूछे बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जंतु की कोशिका भित्ति सेल वॉल निम्न में से किसका बना होता है, तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी सजीव हैं उनको 5 किंगडम में वर्गीकरण किसने किया था। चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जितने भी सजीव हैं उनको 5 किंगडम में वर्गीकरण किसने किया था। तो सबसे पहले देखिए, जो जितने भी सजीव जगत है उनको बांटने का शुरुआत किए थे कार्ल लिनियस ने। तो ये बांटे थे 2 जगत में, यानी एक को प्लांट कर दिए थे और एक एनिमल। पूछेगा कि 3 जगत में किसने बांटा था, 3 जगत में, यानी इसमें देखिए क्या बटा था, प्लांट को बांट दिए थे कि एक प्लांट होगा और एक एनिमल होगा। हैकल सब आए थे तो सजीव जगत को 3 भाग में बांटे थे, प्लांट और एनिमल तो था ही, उसी में जोड़ दिए थे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तो हो गया 3 जगत, यानी प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। कोपलैंड साहब ने सजीव जगत को 4 भाग में बांटा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी सजीव हैं उनको 5 किंगडम में वर्गीकरण किसने किया था, तो आर.एच. व्हिटकर ने। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आर.एच. व्हिटकर। अब वो 5 किंगडम कौन कौन थे, तो लिख लीजिए। पहला मोनेरा, ऐसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे, मोनेरा। दूसरा हो जाएगा प्रोटिस्टा। तीसरा हो जाएगा फंगी यानी फंजाई। चौथा हो जाएगा प्लांट यानी पौधे वाली जगत। और 5वां हो जाएगा एनिमेलिया यानी एनिमल वाला किंगडम, एनिमल, जंतु जगत, जंतु जगत। तो देखिए, एक हो गया निर्जीव और एक हो गया सजीव। जितने भी पृथ्वी पर जितने भी सजीव है उसको आर.एच. व्हिटकर साहब ने 5 कैटेगरी में रखा। एक हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन, निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका के विभाजन में सहायक है। ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। निम्न में से कौन सा हार्मोन
पादप हार्मोन कोशिका के विभाजन में सहायक है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन का खोज किया था मिलर साहब ने, और कोशिका के विभाजन में यह सहायक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन जो होता है ये जैसे प्लांट हो गया, ये प्लांट, तो इसके टिप पोर्शन को सेल डिवीजन करके इसके वृद्धि में, यानी ऑक्सिन जो होगा ये वृद्धि में सहायक होगा, वृद्धि में सहायक। देखिए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का खोज किए थे मिलर साहब ने, और ये किसमें, कोशिका के विभाजन में सहायक हो जाएगा। और ऑक्सिन का खोज किए थे डार्विन साहब ने। यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो ये याद कर लेना है कि ऑक्सिन का खोज किसने किया था, डार्विन साहब ने, डार्विन साहब ने। और एथिलीन, जितने भी पादप हार्मोन है उसमें एक ही गैस, ये पूछेगा कि पादप हार्मोन में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैस अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है, तो एथिलीन। आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन। और ये फलों के पकाने में सहायक होता है, फलों के पकाने में सहायक। एब्सिसिक अम्ल, ये वृद्धि को रोकने में, ये देखिए इसका काम क्या है, ऑक्सिन का वृद्धि में सहायक, यानी ये वृद्धि करवाएगा, और ये उसका जस्ट उल्टा, ये वृद्धि को रोकने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में, देखिए पिछले क्लास में बहुत सारे बच्चे का था कि सर क्वेश्चन पूछता है 15, आप 10 ही लेके आए हैं, तो वैसे नहीं देखना। एक क्वेश्चन में देखिएगा कि तो 10 मतलब लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। यानी अगर हम 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन उसमें लिख सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट का हम टिश्यू पूछ दिए थे, तो उसमें जाइलम का भी जिक्र हुआ था, पैरेन्काइमा का भी जिक्र हुआ था, स्क्लेरेन्काइमा का भी हुआ था, कोलेन्काइमा का हुआ भी था। तो स्क्लेरेन्काइमा का क्या यूज होता है, प्लांट में कठोरता रखने के लिए, यानी कठोरता प्रदान करने के लिए स्क्लेरेन्काइमा का। कोलेन्काइमा का क्या यूज होता है, पौधे में लचीलापन के कारण कोलेन्काइमा होता है। और पैरेन्काइमा का यूज क्या होता है, पैरेन्काइमा का क्या यूज होता है, पादप में जितने भी भोज्य पदार्थ है उसको स्टोर करने का। और एक चीज और, जो भी टीचर क्वेश्चन ला रहा हो और उसका सिर्फ A B करवा के निकल जा रहा हो, तो वो आपको कभी फायदा करेगा भी नहीं। जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो एक क्वेश्चन से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीखने को मिलना चाहिए, तभी वो आपको फायदा करेगा। और जहां पे भी आप सिर्फ वैसे टीचर से पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन करवाया और टिक करके निकल गया, तो वो कोई भी फायदा नहीं करेगा। मेरा तो सजेशन है कि छोड़ दीजिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया की घटना कहां होती है, ग्रेनम में, एस्ट्रोनम में, एस्ट्रोमा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताना प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन की घटना कहां होती है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहां पे पाया जाएगा, आपके पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, पत्ती में। अब क्लोरोप्लास्ट देखिए, अगर हम ऐसे अगर क्लोरोप्लास्ट बनाएं इसमें, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है अंदर में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे तो इसको बोलेंगे ग्रेनम, इसको बोला जाता है ग्रेनम। और जो खाली स्थान बचता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा, जो खाली स्थान होगा वो स्ट्रोमा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की घटना एक दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो जब भी लाइट की उपस्थिति में होगा उसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन, और जब अंधेरे में होगा तो उसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन,
उसको बोला जाएगा डार्क रिएक्शन। एक लाइट में होता है और एक रात में अंधेरे में होगा, यानी डार्क रिएक्शन। अब देखिए डार्क रिएक्शन कब होगा, यानी रात में कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा या ग्रेनम में होगा, या लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा या ग्रेनम में होगा। तो देखिए याद कैसे रखना है, लाइट रिएक्शन होगा ग्रेनम में, और जो डार्क रिएक्शन होगा जो अंधेरे में होगा वो हो जाएगा स्ट्रोमा में। देखो याद करने के लिए कोई ना कोई इसमें से ट्रिक बना लीजिए। जैसे लाइट है तो लाइट का पहला लेटर ले लीजिए L, और ग्रेनम का पहला लेटर ले लीजिए G, तो बन जाएगा LG। LG एक ब्रांड है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो ग्रेनम वाले में, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लाइट रिएक्शन। देखिए L से लाइट रिएक्शन और G से ग्रेनम, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनम। स्ट्रोमा पूछेगा तो स्ट्रोमा में क्या हो जाएगा, डार्क रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, प्याज में सुगंध निम्न में से किसके कारण होता है। प्याज में सुगंध निम्न में से किसके कारण होता है, सल्फर, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, जैंथोपिल। प्याज में सुगंध का कारण क्या है, तो सल्फर। प्याज में सुगंध का जो कारण है वो सल्फर। एंथोसाइनिन क्या होता है, जो एप्पल का जो कलर होता है, यानी एप्पल के रंग के पीछे, एप्पल यानी सेव, सेव के रंग का जो कारण होगा कि एप्पल का मतलब एप्पल का जो रंग है वो किसके कारण, तो एंथोसाइनिन के कारण। लाइकोपिन ये तो जानते ही होंगे, रटा हुआ होगा। लाइकोपिन टमाटर का रंग, टमाटर का जो रंग होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, लाइकोपिन। और देखिए जैंथोपिल यानी सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का जो कलर होता है, सूर्यमुखी जो फ्लावर है उसका जो रंग होता है वो किसके कारण, जैंथोपिल। प्याज में सुगंध सल्फर के कारण, एंथोसाइनिन क्या हो जाएगा, एप्पल का रंग, लाइकोपिन क्या हो जाएगा, टमाटर का रंग, और जैंथोपिल क्या हो जाएगा, सूर्यमुखी का रंग। चलिए नेक्स्ट, कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है। अब देखिए ऑप्शन है लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। तो पहले देखिए एमाइलोलाइटिक, एमाइलो जब भी वर्ड आएगा तो एमाइलेज किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। तो एमाइलोलाइटिक उसको बोलेंगे, एमाइलोलाइटिक एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम को एमाइलोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज या लैक्टेज। तो आंसर हो जाएगा लाइपेज। देखिए आंसर क्या पूछा है कि नहीं है, इसमें से तीन जो है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक है। कौन नहीं है सहायक, तो लाइपेज। लाइपेज किसको पचाता है, लिपिड को पचाने में सहायक है। लाइपेज किसको पचाने में सहायक है, लिपिड यानी वसा को पचाने में। देखिए माल्टेज, किसको पचाता है, छोटी आंत में आएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट बताए होंगे, कार्बोहाइड्रेट का एक यूनिट को बोला जाता है सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट जो जिससे मिलके बना होता है वो उसको बोलते हैं सैकराइड। पूछेगा कि प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, तो अमीनो अम्ल। अब देखिए इसी के आधार पर, इसके यूनिट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का एक होता है मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड में हम बहुत बार बताए होंगे कि मोनोसैकराइड का जो एग्जाम्पल होता है वो GFG यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसैकराइड का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सुक्रोज, ये है डाइसैकराइड का, सुक्रोज
माल्टोज और लैक्टोज, ये होता है डाइसैकेराइड का, और ये है मोनोसैकेराइड। तो ये छोटी आंत में आएगा। देखिए पाचन में हम लोग क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को थोड़ा छोटा छोटा करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं पॉलीसेकेराइड के रूप में, तो पॉलीसेकेराइड पहले टूटता है डाइसेकेराइड में और डाइसेकेराइड टूटता है मोनोसेकेराइड में। तो छोटी आंत में जब आता है खाना टूट करके, हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो जब टूट करके ये छोटी आंत में आता है और छोटी आंत के डिओडनम वाले पार्ट से आपका जो अग्नाशय है वहां से एक एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये भी हार्मोन निकलता है और एमाइलेज उसको ब्रेक डाउन करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद जो होगा वो डाइसेकेराइड में बदल जाता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो डाइसेकेराइड में। अब ये डाइसेकेराइड जो है ये दो दो मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना होगा, तभी इसको डाई बोल रहे हैं। अब उसको तोड़ना है मोनोसेकेराइड में, तभी हम खाना को पचा पाएंगे। तो यहां पे ये जो माल्टेज है, ये देखिए किसको तोड़ेगा, माल्टोज। देखिए एक चीज और बताते हैं, जैसे माल्टेज, MALTAGE, AGE या AAC माल्टेज जो लगा रहेगा वो होता है इंजाइम, और टोज जो लगा रहेगा माल्टोज, ये हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो माल्टोज देखिए किससे मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज, मतलब दो ग्लूकोज से मिलकर के बनता है माल्टोज। तो माल्टेज का काम क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देना। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज था यानी दो ग्लूकोज में तोड़ दिया, मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको हमारा ब्लड आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। सुक्रेज, सुक्रेज देखिए किसको तोड़ेगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये सुक्रोज को तोड़ेगा, सुक्रोज। और सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज से, तो इसको तोड़ने का काम करेगा। लैक्टेज, लैक्टेज किसको तोड़ेगा, लैक्टोज को। लैक्टेज किसको तोड़ेगा, लैक्टोज को। और लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज, एक ग्लैक्टोज। तो ये इसका काम होता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है। तो ये तीनों तो था, ये नहीं था। लैपेज क्या है, ये बसा को पचाने के लिए। तो बसा को पचाने वाले एंजाइम को बोलते हैं लिपोलाइटिक, और जो कार्बोहाइड्रेट का पचाता है, कार्बोहाइड्रेट के पचाने वाले एंजाइम को बोलते हैं एमाइलोलाइटिक एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु के नाक कान गले का अध्ययन को कहते हैं राइनोलॉजी, कैलोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एपीकल्चर। देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन याद नहीं भी है तो आप छांट सकते हैं इसमें। देखिए एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम करता है एग्जाम में। जैसे अगर किसी बच्चे को अगर ये इसका डायरेक्ट आंसर याद नहीं है कि जंतु के नाक कान गले का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो देखिए आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, यानी छांट करके। उसमें आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या आपको पता है और क्या क्या पता नहीं है, उसके आधार पर। तो देखिए पहला डी, ये तो बहुत आसान है, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खियों का अध्ययन। मधुमक्खियों का अध्ययन याद कैसे रखना है, ए से एपीकल्चर और बी से बी यानी मधुमक्खी, हनी बी, बी, ठीक है, ए बी। देखिए ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी भी आसान है, ये बहुत सारे बच्चों को याद रहता है। ये क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। अब बच गया कैलो, सबको नहीं पता रहता है, राइनो नहीं पता है। अगर जिसको कैलो, देखिए कैलो क्या होता है, मानव के सुंदरता का जो अध्ययन करते हैं, सुंदरता
को जो अध्ययन करते हैं वो कैलोलॉजी का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, राइनोलॉजी। जंतु के नाक कान गले का अध्ययन को कहते हैं राइनोलॉजी। कैलोलॉजी क्या हो गया, मानव के सुंदरता का अध्ययन, और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और एपीकल्चर मधुमक्खियों का अध्ययन।